जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपातकालीन प्रावधान को देखेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि आपातकाल कितने प्रकार से लगाया जा सकता है, भारतीय जनता पर आपातकाल का प्रभाव क्या होता है, अभी तक आपातकाल कितनी बार लगाया जा सका है और केंद्र और राज्यों के संबंधों पर इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा की गई है। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान उल्लिखित है। अब हम जानेंगे कि संविधान में इसका जोड़ने का उद्देश्य क्या है। संविधान में आपातकालीन प्रावधान को जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करने के लिए इस प्रावधान को जोड़ा गया। जिसमें संप्रभुता क्या है, तो सभी शासकीय नियम स्वतंत्र रूप से लिए जा सकें, यानी कि किसी भी देश की स्वतंत्रता से रिलेटेड है संप्रभुता। मतलब कोई भी देश, कोई भी ऐसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह जिसके अपना खुद का प्रभुत्व हो और उसका संपूर्ण नियंत्रण खुद हो, जिसपे किसी और का प्रभाव ना पड़े, वो उस देश की संप्रभुता होती है। एकता अखंडता यानी कि देश की जो भौगोलिक क्षेत्र है, जो उसके लोग हैं, उनमें एकता बनी रहे और देश की अखंडता बनी रहे, उसमें कोई टुकड़े ना हो। और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसकी लोकतंत्र सुरक्षित रहे और हमारे देश का एक संविधान भी है, वो भी सुरक्षित रहे। इसके लिए आपातकालीन प्रावधान लाए गए। इस स्थिति में क्या होता है कि केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है, मतलब सारी शक्तियाँ केंद्र के पास हो जाती है, सेंट्रलाइज हो जाती हैं और सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे कि संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को बताया गया है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसकी चर्चा 352 में की गई है, अनुच्छेद 352 में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 356 में की गई है और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जिसकी चर्चा 360 में की गई है। अब आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया जा सकता है और कौन लागू कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। कौन घोषणा कर सकता है, तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर सकता है कि भारत में आपातकाल लागू हो चुका है। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लागू हो, तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं और जब सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू हो, तो उसे आंतरिक आपातकाल कहते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या केवल इसके एक भाग पर लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल संपूर्ण भारत या इसके किसी एक भाग पर भी लागू हो सकता है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे प्रावधान जोड़े गए कि ये एक संविधान की तरह हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संपूर्ण देश या इसके केवल किसी विशेष भाग पर भी लागू किया जा सकता है। पहले क्या था कि पहले जो आपका सशस्त्र विद्रोह है, इसको आंतरिक गड़बड़ी का नाम दिया गया था। पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन से पहले सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक गड़बड़ी का नाम दिया गया था, यानी कि संविधान में ये लिखित था कि आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जिसका प्रयोग पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। इसमें एक और प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही हो सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल तभी लागू किया जा सकता है जब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश हो। मिनर्वा मिल्स केस 1980 हुआ था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हठधर्मिता या विवेक शून्य के आधार पर की गई हो, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इससे क्या साबित होता है कि 1980 के मिनर्वा मिल्स के पहले अगर सरकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करती थी, तो उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन इस केस के बाद अब अगर विवेक शून्य के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अब आगे हम संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि को देखेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि आपातकाल कितने समय में संसद द्वारा अनुमोदित किया जाए और अगर अनुमोदित हो जाता है, यानी कि उसको मान्यता मिल जाती है, तो वो कितने समय तक लागू रह सकता है। इसमें पहला है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होनी चाहिए। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों के द्वारा अगर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं, तो उसके 1 माह के भीतर यानी कि 30 दिनों के भीतर संसद को अनुमोदन देना होगा, आगे उसको लागू रहने के लिए। यदि संसद दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन हो गया हो, तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। यानी कि अगर दोनों सदनों ने अनुमोदन कर दिया हो आपातकाल का, तो आपातकाल कितने दिनों तक लागू रहेगा? 6 माह तक। तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंतकाल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि हर 6 माह पे संसद के अनुमोदन द्वारा संसद में एक प्रस्ताव लाया जाएगा, उसको पारित किया जाएगा और इस तरीके से हर 6 महीने पे इसको अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु इसे हर 6 महीने पे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कराना आवश्यक है। यह संसद में विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत में क्या आता है? 2/3 बहुमत। कौन से 2/3 बहुमत? तो उस सदन में उपस्थित सांसदों की संख्या का 2/3 अगर इसको अपना समर्थन दे देते हैं, किसको? आपातकाल के प्रावधान को, तो ये आपातकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आगे हम देखेंगे कि आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति कैसे की जाती है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा से आपातकाल समाप्त कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा को
संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी समय बिना संसद के अनुमोदन से आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। आपातकाल को लागू करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता थी, किंतु आपातकाल को समाप्त करने के लिए संसद के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या-क्या हैं। इसमें पहला है कि राज्य सरकार केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है, जबकि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। यानी कि राज्य सरकार जो है अपना शासन, अपना नियम, अपने कानून किसके दिशा निर्देश पे बनाएगी? तो केंद्र के। इससे पहले नॉर्मली सामान्यतः जब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं रहता, तो राज्य स्वतंत्र होता है अपने नियम और कानून बनाने के लिए, किंतु राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव में वह केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है और केंद्र जैसा दिशा निर्देश देगा, राज्य को उस तरीके से कार्य करना पड़ेगा। किंतु उनकी सरकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब वो सरकार में रह के और अपना कार्य करेंगे। दूसरा है, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। सामान्यतः सूची 3 प्रकार के होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जिसमें संसद को समवर्ती सूची और संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार है और राज्यों को राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों, यानी कि समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, संसद और राज्य। किंतु जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है, तब संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। अगला है, राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास एक अधिकार दिया गया है, जिससे वो अगर संसद का सदन न चल रहा हो तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब कि वो एक कानून जारी कर सकता है जबकि संसद का सदन न चल रहा हो, जिसमें सामान्यतः जब आपातकाल ना हो तो राष्ट्रपति को समवर्ती सूची और संघ सूची पे ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किंतु आपातकाल जब लगता है तो वो राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला देखेंगे कि केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन को कम या समाप्त किया जा सकता है। केंद्र प्रत्येक राज्यों को कुछ प्रतिशत के हिसाब से उन्हें करों में हिस्सा और धन का आवंटन करती है, किंतु जब आपातकाल आता है तो उस समय उस धन को कम या उसको बिल्कुल समाप्त कर सकती है। अगला है, लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब आपातकाल ऐसे लोकसभा को सामान्यतः लोकसभा की कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष, किंतु जब आपातकाल हो तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। यानी कि यदि आपातकाल है तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है, किंतु यदि आपातकाल समाप्त हो गया तो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह से ज़्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और सेम ऐसा विधानसभा में है, मतलब विधानसभा में भी आपातकाल के समय उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। अब आगे हम देखेंगे कि जब आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। हमारे संविधान में हमारे कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी का निलंबन किया जाता है। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। मतलब अगर व्यक्ति कोई कृत्य करता है और उस समय उसके कृत्य से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है, तो वो अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों का निलंबन राष्ट्रीय आपातकाल के समय में किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होते ही स्वतः अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 क्या है? ये स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि हमारे क्या क्या स्वतंत्रताएं हैं। इसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, वो 6 अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इस प्रकार हमने राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव भी देख लिए। अब हम आपातकाल कितनी बार लगाया गया उसको देखेंगे। तो आपातकाल अभी तक केवल 3 बार लगाया गया है। पहला 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा 1975 आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया था, जो अभी तक का सबसे विवादित आपातकाल माना जाता है। इस आपातकाल को 25 जून 1975 को लागू किया गया। उसके बाद 1977 तक चला। इसकी 1977 में समाप्ति के बाद चुनाव हुए देश में, जिसमें जनता दल की सरकार बनी और उस सरकार ने इस आपातकाल के जांच के लिए शाह आयोग की गठन किया, जिस आयोग ने इस आपातकाल को तर्कसंगत नहीं बताया और इसी को सुधारने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया। एक और इसमें फैक्ट ऐड कर देते हैं, तो 25 जून को अभी इस सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। धन्यवाद।